समस्त जगत। હાલો થઈ ગયો બેટા તું જો समस्त जगत ऋषि मूलम हे संस्कृति ऋषि वत्सलम। समस्त जगत कृषि मूलम हे संस्कृति कृषि वात्सलम। कृषिकार यश आयुर्बलम धन धान्य औषधि निर्मलम। समस्त जगत कृषि मूलम हे संस्कृति कृषि वात्सलम। सौराष्ट्र गाथा गुर्जरी मेहमान नवाजी से भरी। नमस्ते मित्रों ने सभी उपस्थित मित्रों को नमस्कार। आज एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और योगानुयोग से आज का दिन भी बहुत ही सुयोग दिन मिला है। आज का दिन आपको पता होगा किस नाम से जाना जाता है, द डे ऑफ अर्थ डे। ये आज धरती माँ का दिवस है, अर्थ डे, माँ की आज आराधना और पूजा का ये दिन है। इसीलिए हमने ये मंत्र से शुरू किया था, ये मंत्र गान से ही शुरू किए। और आज आप सभी को, सभी पृथ्वीवासियों को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृषि का आज से विषय शुरू करते हैं और ज़्यादातर हमारे पास दो किस्म के लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर कृषि में। आज काफ़ी लोगों को जुड़ने के उत्सुकता भी थी और बात भी चल रही है और काफ़ी लोग आज तो 26-27 लोग तक तो जुड़ चुके हैं। सभी का नाम नहीं दूंगा, सभी का स्वागत है। अब हमारे पास दो तरह के लोग इस जगह पे हैं। कृषि में दो तरह के लोग हमारे पास हैं। एक ऐसे लोग हैं जो कृषि, जैविक कृषि, गौ आधारित कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि, किसी भी नाम से जुड़ने के लिए तैयार है। मतलब वो पहली कक्षा में पैर रख रहे हैं। और एक ऐसे किसान है जो पूरी तरह से उसमें रत हो गए, कर रहे हैं। अब दोनों का प्रश्न अलग अलग है और दोनों का तकलीफें अलग रहेगी, दोनों की ज़रूरियातें अलग रहेगी मित्रों। तो ये कृषि में हम दो तरह से आगे बढ़ेंगे। एक तरह के लोग ऐसे हैं जो पीएचडी तक पहुंच चुके हैं, उनका प्रश्न अलग है। एक ऐसे है जो 12वीं कक्षा में है, इनका प्रश्न अलग है। एक ऐसे है जो अभी अभी जुड़े हैं और उनका यह प्रश्न होता है कि भाई हमें सजीव खेती करनी है, जैविक खेती करनी है, कृषि शुरू करनी है, मतलब जहर से मुक्त होने वाली खेती करनी। नाम कुछ भी दे दीजिए मित्रों, अब नाम में कोई नहीं रखा। सोक्रेटिस ने कहा नाम में क्या रखा है मित्रों, तो आप नाम उसका कुछ भी रख लीजिए, पर उसमें जहर नहीं आना चाहिए। जहर मुक्त कृषि नाम दे सकते हैं। उसमें जैविक आती है, ऑर्गेनिक भी आ जाएगी और नेचुरल फार्मिंग भी आएगी। जीरो बजट भी ले लो, गौ आधारित बोल दीजिए, स्वदेशी कृषि बोल दीजिए, ऋषि कृषि जो कर रहे हैं वही दे दीजिए, वेद आयुर्वेद आधारित कृषि दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम तो हमें उसको पहचान के लिए एक रखी हुई चीज़ है कि भाई ये फलाना भाई ढिकना भाई है, उसी लिए नाम से ना तो उसके गुण बढ़ते हैं ना उसके कर्म बढ़ जाते हैं। जैसे एक भाई का नाम धीरू भाई है तो वो करोड़पति नहीं हो जाएंगे, सभी धीरू भाई अंबानी नहीं बन सकते, पर नाम से पहचान होती है। तो इसी तरह से हम लोग कृषि में आज आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कृषि मूलतः भारतीय संस्कृति है, फिलोसॉफी है, भारतीय मूलतः संस्कृति है। कृषि हमारे
रग रग में। हमारा किसी भी आदमी को उठा लो, किसी भी आदमी में, शहर में रहता हो, उसके पास जमीन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, नौकरी करता हो, पढ़ा लिखा हो, उद्योगपति हो, उसको उठा लो, उसकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी को ले लो, तो वो जमीन से जुड़ी मिलेगी। क्योंकि हम में से सभी लोग कृषि से ही जुड़े थे। कृषि या तो कृषि से आसपास होने वाले उद्योगों से जुड़े हुए थे। ब्राह्मण से लेकिन निचले स्तर के सभी लोगों के पास कृषि की जमीन थी और कृषक व्यवसाय से सभी जुड़े थे। और कृषि हमारा मूलाधार ही थी। ये मंत्र में भी कहा, कृषि मूल आधार है हमारा। तो उस कृषि को एक भैया ने अभी प्रश्न पूछा था कि आप वेद आधारित क्यों कृषि कहते हैं। तो वेद आधारित कृषि हम इसीलिए कहते हैं कि कृषि का अगर प्राचीन साहित्य जो कुछ भी आज वर्तमान विश्व में उपलब्ध है, उनमें वेद मैं मानता हूं सबसे प्राचीनतम है। मेरा आपका सबका मानना यही है, क्योंकि हम तो वेद से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो प्राचीनतम जो शास्त्र है, प्राचीनतम जिसको हम आधार के तौर पर ऑथेंटिक बेस पर रखें, तो वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद से ही कृषि की शुरुआत होती है। देखो, ऋग्वेद में कृषि का बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। मैं बताऊँ आपको, ऋग्वेद में काफी जगह पे ऐसा है कि ये पूरे का पूरा एक सूक्त, एक विभाग जिसको हम कहते हैं, वो कृषि को अर्पण किया गया है पूरा। क्यों किया गया होगा? और जैसे ख्रिस्तियों में 10 कमांड्स है, ख्रिस्ती लोग से जो जुड़े हुए, बाइबल में 10 कमांड है, इसके ईश्वर की आज्ञा बोलते हैं। इसी तरह वेद में भी ये आज्ञा किया गया, कृषि मित कृषस्व, कृषि मित कृषस्व, तू खेती ही कर। क्या कहा है? तू कृषि ही कर, तू खेती ही कर। मतलब ये ऑर्डर्स है, वेद का ऑर्डर्स है। हमारे सबसे प्राचीनतम जो वेद वाणी है, जो ईश्वरीय वाणी है, उसका एकमात्र ऑर्डर है कि तुम कृषि ही करो। और खेती ही ऐसा कर्म है जिसको वेद विहित माना गया है। कृषि में ही वेदों ने आज्ञा दी है। वहां पर एक श्लोक है ऋग्वेद का, वो 34वां सूक्त है, उसका 13वां मंत्र है। उसमें लिखा है, अक्षम दिव्य कृषि मित कृषस्व वित्तीय रमस्व बहुमन्याय। वहां पर कहा गया कि जुआ मत खेलो। जुआ नेगेटिव एनर्जी वाला है। ये जुआ खेलने की ताकत से भी ज्यादा शक्ति अगर किसी में जरूरत है तो वो कृषि में है। और खेती करो और सम्मान पूर्वक अर्थ प्राप्त करो। जुए में किसी का शोषण है, कृषि में सबका पोषण है। वहां ये भी कहा है कि अन्न प्राप्ति के हेतु कृषि कर्म अत्यंत आवश्यक है। ये मैं नहीं कहता हूं मित्रों, ये वेद कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं। एक किसान के लिए अथर्ववेद के 3 कांड के 7वें सूक्त में कृषि विद्या का बहुत विस्तार से उल्लेख है। अगर हम उसको पढ़े तो सही ढंग से पढ़ा जाए, कोई हमने पढ़ाने वाला मिले तो पूरा किस तरह की कृषि करनी चाहिए, उसके सभी चीजों का, सभी पहलुओं का वेदों में पूरा अध्ययन है। और हम लोग क्या करते हैं, थर्ड या मूल को छोड़ के शाखाएं पर लटके हुए। तो हमें कोई भी अगर ऑथेंटिक माहिती चाहिए, अगर विश्व में सबसे पहले अगर कृषि की शुरुआत किसी ने ऑथेंटिक माहिती से की है, पद्धति सर से की है, तो वो हम भारतीय हैं। और हमारा मूल मंत्र वेद उसमें लिखा हुआ है। ये हम दावे के साथ लोगों को सामने ले जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने कृषि को आयुर्वेद से जोड़ा है। वेद नाम इसीलिए हमने रखा है वेद आधारित कृषि, क्योंकि वेद ही आखिरी है ज्ञान का स्रोत, और वेद ही सभी विद्याओं का मूल है। अगर हम वेद के विहित कर्मों पर चलेंगे मित्रों, तो हम कभी भी उधर उधर नहीं भटकेंगे। इसीलिए वेद के विहित कर्मों के आधार में ही हमें चलना चाहिए। एक दूसरा मंत्र, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, अथर्ववेद का है। एक और भी मंत्र है ऋग्वेद का 10वां मंडल का 170वां सूक्त का 7वां मंत्र है, कृषंति फालम आशितम कृष्णोति। कहते हैं कि ये फल वाला हल लेके आप भूमि को चीर के बख्श करने के लिए अन्न पैदा करो। इस प्रकार पुरुषार्थ की श्रेष्ठता का जो कर्म कहीं पर माना गया है तो वो कृषि है मित्रों। क्या है कृषि? एक बात समझ लीजिए, वेद ने भी कहा था और आज भी कहा है, वेदों ने कहा है कि कृषि पुरुषार्थ का श्रेष्ठतम वर्णन है। और आज भी साइंस यही कहता है कि फार्मिंग इज अ लेबर ओरिएंटेड जॉब। फार्मिंग क्या है? लेबर ओरिएंटेड जॉब है मित्रों।
ये एसी रूम में बैठकर कभी नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो कर पाओगे। दुनिया का हर क्षेत्र, हर बिजनेस, हर चीज आप एसी ऑफिस में बैठ के कर सकते हो, घर में बैठ के कर सकते हो, लेकिन कृषि ऐसी विज्ञान है, ऐसी विधि है मित्रों, जिसके लिए हमें खेतों में जाना ही पड़ेगा और लेबर ओरिएंटेड मतलब मजदूरी से काम करना पड़ेगा। तो ये कृषि का मूल मंत्र वेदों से शुरू होता है और वहां पर कहा गया है कि कृषि मित कृषस्व, तो कृषि ही कर। अब वहां पर कृषि को इतना प्राधान्य देने के बाद बहुत अगर जितना भी हम डिटेल्स उसमें जाते हैं, इतना लंबा विषय नहीं लेंगे क्योंकि बोरिंग हो जाएगा सब मित्रों के लिए। पर वहां पर कृषि का बैल कैसे जोतना, बैलों को रस्सी कितनी बांधनी, अगर इतनी ज्यादा मत रस्सी बांधो कि बैलों के गले में फांस लग जाए, इतनी छोटी छोटी चीजों का बातों का भेद में वर्णन है। और हर चीज के साथ वहीं पर एक चीज और मिलती है, ये कहा युक्तन शिरावि युग्या तनुध्वकृतेन योन वपहते बीजम गिरा सृष्टि गिरा च सृष्टि सबरा आनंदो निधिय इतत् पक्कमयतम। हे किसान मित्रों, हल जोतो, बैलों की जोड़ियों को ठीक करो, भूमि तैयार कर दो और उसके बाद बीज को बो दो। गाते बजाते हुए धान्य को भरपूर हम पाओगे। देखो पूरा कृषि मंत्र क्या बोलता है, गाते बजाते। हमारा वहीं पर एक आनंद का विषय था कृषि। देखो एक कोई कर्म होता है, इसमें एक वेट होती है, ऐसा काम मिला है करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग सुबह सुबह पैदल चलते हैं 2-4-5 किलोमीटर, क्यों? कि भाई स्वास्थ्य हमारा बढ़ेगा, हमारा स्वास्थ्य बढ़ा रहेगा। चलने से लोग ऐसे करते हैं, स्वास्थ्य बढ़ता है। लेकिन जो हमारे वहाँ पोस्टमैन आता है टपाल बेचने के लिए, आप देखता उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, वो हर दिन इतना चलता है। क्यों? कि भाव बदल गया। हम स्वास्थ्य के लिए चलता है और वो मजदूरी समझता है चलने को। तो कृषि में वेदों ने भाव को जोड़ा है कि गाते बजाते हुए हर चीज में उसने गाते बजाते हुए। जब आप अन्न काटने लगो तभी भी वहां गाते बजाते हुए मंत्र है कि मेरे हाथ में मैं दराती धारण करता हूँ, हे इंद्र मैं अपने हाथों में दराती धारण करता हूँ, तो मुझे इतना अन्न देना, उसमें से मुट्ठी इसका, मुट्ठी उसका, मुट्ठी इसका, और बाकी का मैं अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। और गाते बजाते, हमारे वहाँ कृषि को क्या था, गाते बजाते हुए पर्व की तरह मनाया गया था। मतलब पर्व ही तो था, कृषि और संगीत साथ में जुड़े हुए थे। आज भी हमारे पुराने समय के जितने मेरे साथ बुजुर्ग जुड़े होंगे या जो कृषि से जुड़े हुए मित्र हैं, जो कृषि के साथ जुड़े हैं और कृषि से संबंधित है मित्र, वो आपने देखा होगा पुराने काल में माता बहनें टोकरी, बांस की टोकरी अपने सर पे रखती थी और उसमें अनाज बनाज सब भर के पूरे गांव की महिलाएं गाते बजाते जाती थी। हम बैलों को सजाते थे, बैलों के सींगों पर बहुत बड़ी डिजाइन वाले सींग लगाते थे और उसको तिलक करते थे, गलों में, बैलों के गलों में घुंघरियां बांधते थे और पैरों में भी घुंघरी रहती थी और बड़े मजे से लोग और सजा बजा कर ले जाते थे। जैसे आज लोग अपनी गाड़ियों को सजाते हैं, गाड़ियों में तरह तरह की चीजें लगाते हैं, उस तरह बैलों को बहुत सजाते थे। और वहां पर भी एक हरीफाई लगती थी गाँव में, श्रेष्ठ बैल की, बैलों को इतना खिलाते थे। मैंने ऐसे लोग भी मेरे गांव में देखे हैं जो बैलों को अपने दिकरे की तरह रखते थे, अपने सगा पुत्र की तरह रखने वाले। तो ये हमारी संस्कृति थी। सिर्फ और सिर्फ पिछले 25-30 वर्ष में हमने सब घुमा दिया। 30-35 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा दूर की बात नहीं है। तब तक गांव में बैल भी थे, हल भी थे, बैलगाड़ी भी थी और कृषि भी थी। तो वेद यही कहता है कि अभी भी जो मैंने श्लोक आपको पढ़ाया, कृषि धान्य कृषि में क्या जंतु नाम जीवन कृषि, कृषि पराशर का ये 8वां नंबर का श्लोक है। कृषि पराशर नामक एक पुस्तक है, जिनको भी कृषि के बारे में इंटरेस्ट है उसकी पीडीएफ मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा, कहीं से उसका पुस्तक भी मिले, आप पढ़ सकते हो। यानी कृषि करने से संपत्ति बढ़ती है, कृषि धान्य मिलता है। मेज्ञा यानी कि बुद्धि बढ़ती है। देखो बुद्धि बढ़ती है कृषि से, ये पराशर कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। जंतु नाम जीवन कृषि, मतलब पृथ्वी के जितने भी जीव है, जंतु नाम जीवन कृषि, पृथ्वी के जितने भी जीव है उनके लिए जीवन ही कृषि है। मौर्य काल, बहुत दूर नहीं जाने का है, मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कृषि
कर, कृषि उत्पादन और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख भी है। मतलब वो आजकल की नहीं है, वहां से हमारे वहां कृषि के बारे में मापदंड मित्रों चलते आ रहे हैं। तो कृषि हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। तो उस कृषि को किस तरह से हम शुरू करें, कृषि के लिए हमारे लिए किस तरह से शुरू करना है, तो हमने आयुर्वेद के आधार पर कृषि को बहुत 4 हिस्सों में बांटा है। जो आयुर्वेद कहता है जो आदमी के लिए उपयोगी है वो कृषि के लिए उपयोगी है, वो पशु के लिए उपयोगी है। तो आयुर्वेद के आधार पे कोई भी कर्म को, पूरे जो सृष्टि का जीवंत कर्म है, आयुर्वेद ने उसके 4 भागों में बांटा है। क्षेत्र है, अंबु है, बीज है और ऋतु है। पूरा कृषि का अखा मूलभूत आधार इन चीजों में क्षेत्र, अंबु, बीज और ऋतु, जो वेदों से मिला है। मनुष्य में भी यही है, पशु में भी वही है। अब आती है क्षेत्र की बात। तो क्षेत्र जो है, क्षेत्र के बारे में हम लोग ऐसे मानते हैं कि क्षेत्र का मोटे तौर पर यह अर्थ होता है कि क्षेत्र को हम खेतर मान लेते हैं। गुजराती शब्द खेत या क्षेत्र हुआ, क्षेत्र का क्षेत्र हुआ, खेत हुआ, खलियान हुआ। तो क्षेत्र जो चीज है मित्रों, क्षेत्र का मतलब क्या है? बहुत व्यापक अर्थ में हम ले लेंगे। क्षेत्र का अर्थ है एक जगह, एक विस्तार। तो सबसे पहला क्षेत्र में आता है भूमि। ये पृथ्वी एक बड़ा क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र है। भूमि जैसे असंख्य क्षेत्रों है और उसका मालिक क्षेत्रपति यानी ईश्वर है। वो हर भूमि पे हर प्रकार की फसलें पैदा करता है। हमारे पृथ्वी पर हम जैसी फसलें हैं, कहीं और पृथ्वी पर कोई और प्रकार की फसलें होगी, कोई और ग्रह पर कोई और प्रकार की फसलें पैदा करता है। वो उसको धन धान्य देता है, यानी कि पोषक तत्व देता है, और समय आने पर उसको काट लेता है। तो सबसे बड़ा कृषक कौन हुआ? हमारा परमात्मा। और हम फसल हुई, हम है, पशु है, और ये कोरोना वायरस जैसे खरपतवार भी है। तो सभी चीज एक एक बड़े तौर पे हम देखेंगे तो पिंड सो ब्रह्मांड है, कोई फर्क मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। तो एक क्षेत्र है। तो ईश्वर भी एक बड़ा किसान है। और दूसरा है योगी। अथर्ववेद में योगी की कल्पना दी गई है। किसान के साथ कृषि कर्म को योग साधना से जुड़ा गया है मित्रों। जैसे एक योगी अपने शरीर रूपी क्षेत्र को, ये शरीर को वो क्षेत्र मान लेता है और उसमें मंत्र रूपी बीज का आह्वान करता है, मंत्र रूपी बीज उसमें डालता है, और फिर प्राणायाम है और भी क्रिया है, वो क्रियाओं से उसका पोषण करके मोक्ष रूपी फसल को काट लेता है। ये अथर्ववेद में लिखा है, मैं नहीं कहता हूं। तो योगी का कर्म भी कृषि कर्म जैसा ही है। और तीसरा है वो हम किसान, जो कृषि का कर्म कर रहे हैं मित्रों, कृषक से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए। ये कृषक कर्म है जो हम खेतों में बोते हैं, फसल काटते हैं और लोगों का जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो क्षेत्र का मतलब ये पूरा शरीर, क्षेत्र का मतलब ब्रह्मांड, और क्षेत्र का मतलब हमारा शरीर, ये तीनों एक ही हुआ। तो उसे क्षेत्र की उपमा हमने दी है। तो ये कृषि कर्म लोग कहते हैं पाप कर्म, ये कर्म कोई नहीं है। कृषि कर्म में कहीं पर वेदों में पाप कर्म की बात ही नहीं कहा। कृषि को योग साधना से जैसा उदात्त और विशिष्ट कर्म कहा है, और कृषक को ईश्वर की उपमा दी है। हालांकि हम रास्ते से भटक कर कर्म कर रहे हैं पाप कर्म, वो हमारी बात अलग बात है मित्रों। तो ये क्षेत्र की बात हुई। इसके बाद आता है अंबु। अंबु यानी पानी, जल। अब हमें जीने के लिए भी पानी चाहिए, पृथ्वी को जीने के लिए भी पानी चाहिए, और पाक को जीने के लिए भी पानी चाहिए। तो अंबु उसका दूसरा पहलू है। तीसरा है बीज। तो हम भी बीज पैदा करते हैं, फसलें भी बीज पैदा करती, पशु भी बीज पैदा करता है। ये कोरोना वायरस भी हमारे शरीर में जाकर बीज पैदा करता है। तो इस तरह बीज का महिमा भी हर जगह पे है। और आखिरी में है ऋतु। तो ऋतु हर जगह पे होती है, और ऋतु के अनुरूप ही फसलें होती है, ऋतु के अनुरूप ही पाक होते हैं, ऋतु के अनुरूप हम भी बढ़ते हैं, कम होते हैं, ऋतु के अनुरूप हम भी रोगिष्ठ होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ऋतु, इन 4 चीजों, क्षेत्र, अंबु, बीज और ऋतु, ये ऋषि कृषि ग्रुप का अपना खुद का रिसर्च किया हुई बात है, वेदों के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर। तो ये कृषि जो है उसको वेद विहित कर्म कहा गया। ये यज्ञ कर्म है। जिस तरह से आप यज्ञ में आहुति देते हैं
और यज्ञ से फल प्राप्त करते हैं। इसी तरह किसान भी अपने खेतों में एक आहुति देता है, उसमें अपना परिश्रम लगाता है और फिर फसल रूपी वो यज्ञ कर्म को प्राप्त करता है। तो यज्ञ कर्म भी निहित कर्म माना गया है वेदों में मित्रों। तो कृषि एक ऐसा कर्म है जिस हर चीज को करना चाहिए। अब ये कृषि की इतनी बड़ी बात से हम सीधे अब शुरू होते हैं, किस तरह से किया जाए। कृषि की एक बड़े तौर पर एक व्याख्या हुई, लेकिन कृषि की एक व्याख्या और भी करते हैं। कृषि शब्द आया कहां से? तो वो कृष धातु से आया। संस्कृत शब्द है कृष, कृष धातु। कृष धातु का मतलब है या तो किसी को घिस देना या बलात्कार पूर्वक किसी चीज से बाहर निकाल कर खींच लेना। तो बस कृष धातु से कृषक बना और कृषक से कृषि बना। तो ये कृष धातु से बना हुआ है, मतलब किसी चीज को बाहर निकालना, मेहनत करके मजदूरी पूर्वक पैदा कर लेना। अब वेदों में भी भूमि का 3-4 प्रकार बताया गया है। देखो मैं बताऊं आपको, वेदों में भूमि का 3 प्रकार माना गया है। हाँ, इस तरह भी वेदों में भी भूमि का उसी वक्त माना गया था 3 प्रकार। इसमें एक है आर्तना, दूसरी है अग्नस्वती और तीसरी है उर्वता। अब आर्तना का मतलब यह है जो पथरीली जमीन है, जिसमें जल कम है, जिसको हम कम पानी वाली और पत्थरों से मिली भूमि कह सकते हो, जिसकी उपजाऊ शक्ति बिल्कुल कम होती है, नहिवत, मतलब ज्यादा मेहनत करने। वेदों ने कहा उसमें ज्यादा मेहनत करो और कम पैदा करो। दूसरी है अग्नस्वती, मतलब अत्यधिक उपजाऊ, उसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मत डालो, कम डालो और ज्यादा पैदा करो। थोड़ा परिश्रम से, कम परिश्रम से, कम मेहनत से उसमें बहुत ही धन धान्य मिलते, ऐसी एक भूमि होती है। और उर्वरा है, उर्वरा का मतलब है उतना डालो जितना लो, जितना डालो उतना लो। वो भूमि को उन्होंने उर्वरा कहा है। प्रतिवर्ष उसमें खातर देना पड़ेगा और प्रतिवर्ष वो उपज देता रहेगा। इसी तरह देखो वेदों में भूमि का ये 3 प्रकार माना गया है। तो ये भूमि का जो प्रकार है वहीं से हम शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मित्रों क्या चाहिए? सबसे पहला सवाल है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मान लो, गाय आधारित मान लो, जैविक कृषि मान लो, किसी को भी हम अगर मान लें तो उसके लिए क्या चाहिए? पहला तो सबसे पहला हमारे पास एक गौ माता चाहिए। गौ माता मतलब देसी गाय। देसी गाय से शुरुआत होती है। इसलिए जिसको भी कृषि करनी है, फार्मिंग शुरू करना है, जैविक फार्मिंग शुरू करना है, जो भी नया जुड़ रहे हैं वो पहले गौ माता से जुड़े। आपके पास नहीं है तो किसी और के पास से भी गौमूत्र और गोबर और गौछान चाहिए। ये बेसिकली जरूरियात है। फिर आता है भूमि को यानी कि क्षेत्र को मजबूत करना। सबसे पहला प्रश्न यही है कि क्षेत्र को मजबूत करो। हमारे वहाँ क्या जाता है, ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि हम बोलते हैं किसान अगर कोई वैज्ञानिक के पास जाएगा, कोई दुकानदार के पास जाएगा और पूछेगा कि भाई मुझे कृषि करनी है, तो वो बोलेगा क्या बोना है। पहले पूछेगा कौन सा पाक बोनी है, कौन सी फसल बोनी है, और इसी के हिसाब से आपको वो खातर बातर, फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, कुछ पेस्टिसाइड की जो कुछ भी है वो देगा। मतलब हमारा पूरा जो फर्टिलाइजर का अभी सिद्धांत है, कृषि का सिद्धांत है फीड टू क्रॉप। फीड टू क्रॉप यानी कि क्रॉप को दो, यानी कि फसल को दो, नॉट टू सॉइल। भूमि की बात नहीं है, वेदों की बात अलग है। वेद की कृषि की बात है, वहां पर है फीड टू सॉइल नॉट टू क्रॉप। उन्होंने कहा है कि भूमि को मजबूत बनाओ, क्षेत्र को मजबूत बनाओ। पाक की मजबूती की कोई जरूरत नहीं है। दोनों में इतना फर्क है, एक कहता है फिट टू क्रॉप, एक कहता है फिट टू सॉइल। अब भूमि को मजबूत बना देने से क्या होता है, जिसकी माँ मजबूत होती है बच्चे अपने आप मजबूत होते हैं। और माँ का अगर स्वास्थ्य अच्छा है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है, तो बच्चे अपने आप रोग प्रतिकारक शक्ति वाले होंगे और पोषण वाले होंगे, धन धान्य से फले हुए होंगे। इसीलिए वेदों में क्या कहा है कि जब आप बैलों से उसकी जुताई करें तो उसमें दूध है, सिकता यानी साकर है, शहद है और मक्खन है, ऐसी ऐसी चीजें डालते रहो। अब आजकल तो ये थोड़ी मुश्किल चीज है,
पर वेदों ने कहा है कि जो चीज भूमि में आप डालोगे वो आपको प्राप्त होगा, जैसा आप दोगे वैसा ही प्राप्त करोगे। ये कुदरत का नियम है। आप जहर बोओगे तो जहर ही प्राप्त करोगे, जहर की फसल बोओगे तो जहर की फसल कटाई करोगे। और ये हम कोरोना में देख रहे हैं, जैसी फसल हमने बोई थी आज कटाई हमारी हो रही है इसी तरह से मित्रों। इसीलिए अच्छा ही कर्म करो, अच्छी ही कृषि करो जिसमें पाप कर्म नहीं हो, और उन्नत के साथ वेदों की कृषि से हम जुड़ सके कि भाई हमारी कृषि, हमारी फसल, हमारा कर्म पाप कर्म नहीं है, पुण्य कर्म है। पाप की खेती बहुत हो चुकी है दोस्तों, अब पुण्य की कृषि करने का समय आ चुका है। तो उसी कृषि के लिए सबसे पहले हमें भूमि पर ध्यान देना पड़ेगा, क्षेत्र को मजबूत करना पड़ेगा। और जब तक क्षेत्र मजबूत नहीं होगा मित्रों, कुछ ऑर्गेनिक में आप ज्यादा फायदा नहीं ले पाओगे, गैर आधारित कृषि में फायदा नहीं ले पाओगे। और ये भूमि 3 प्रकार की रहती है, मैंने कहा मित्रों। किसी के और उपज बढ़ जाने से आपको दुखी नहीं होना है। आपकी भूमि पहले देखो, आपकी भूमि की प्रकृति देखो, और वहां पर होने वाले जलवायु के आधार पर ही कृषि करो। देखो मेरे वहां आलू बहुत अच्छे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सौराष्ट्र की भूमि पर आलू बोए और वो वैसे के वैसे होंगे। वो तो जो होंगे जरूर 19-20 हो जाएंगे, लेकिन जो क्वालिटी, जो पोषण होना चाहिए वो इस यहाँ के आलू में होगा, वो वहाँ के आलू में नहीं होगा। अब मैं एक बात बताऊं, सौराष्ट्र से जितने मित्र हमारे जुड़े, उनकी जो मूंगफली आती है, उसकी मूंगफली के दाने में जितना तेल निकलता है उतना तेल उत्तर गुजरात की मूंगफली में से नहीं निकलता है। कितनी भी हम ट्रीटमेंट कर दे, कितनी भी चीज दे दे, क्योंकि वो कृषि का मूलभूत फर्क है मित्र। भूमि का अपना एक होता है, जैसे एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, उनकी रहन सहन, उनकी प्रकृति, उनका खान पान अलग होता है। इसी तरह से कृषि में भी यही है। इसीलिए आप किसी एक का मानक आपकी भूमि में कभी भी नहीं लगा पाओगे, दुखी हो जाओगे। हम ज्यादातर क्या करते हैं, किसी और के खेत में जाकर सीख के आते हैं और हमारे खेतों में शुरू कर देते हैं। हमने कभी धरती माँ को पूछा ही नहीं है कि माँ तेरी प्रकृति कौन सी है, तुझे क्या चाहिए। बस हमको जो पसंद आया हमने देता रहा, हम ढालते रहे। माँ को कभी नहीं पूछा हमने कि माँ तुझे क्या चाहिए, और माँ को इतना जहर दे दिया, बात मत पूछे। और वो इतना शोषण कर दिया, इतना शोषण कर दिया। अगर इतना शोषण किसी आदमी का कर दो तो वो हाथ में हथियार लेके खड़ा हो जाएगा, उतना शोषण हमने भूमि का किया। तो क्षेत्र को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? तो भूमि काफी चीजों से बनती है, जिसे उपजाऊ मिट्टी हम मानेंगे। उपजाऊ मिट्टी मानकर चलते हैं, सतह के ऊपर की 6 या 8 इंच की या 12 इंच की, ज्यादा से ज्यादा 12 इंच तक की भूमि उपजाऊ है, ज्यादा से ज्यादा तो 6 इंच की रहती है, वो उपजाऊ भूमि है। तो वो उपजाऊ भूमि किस चीज से बनी होती है? तो कुछ मिट्टी के कण होते हैं, कुछ रेत के कण पार्टिकल्स होते हैं, सेंद्रीय चीजें होती है, कुछ मेटल्स भी होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं। इन सभी चीजों से मिलकर, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, उन सभी खनिज तत्वों से मिलकर भूमि का उपला सतह तैयार होता है, जिसको हम फर्टिलाइल सॉइल कहते हैं। फर्टाइल सॉइल की जो उर्वरक फलद्रुप भूमि है, और हम उसी में ही कृषि करते हैं। देखो आप जब कहीं से मिट्टी उठा लेते हैं, वह कहीं दूर ले जाते हैं, तो दूसरे साल उसमें कृषि नहीं होती मित्र। तो 6 और 8 इंच की भूमि हमारे लिए बिल्कुल, क्योंकि चीजें तो सभी पड़ी हुई है, पर जो सूक्ष्म जीव है हमारे कृषि को, जो मित्र है, जो कार्बन है, जो नाइट्रोजन है, ऐसे मित्रों 6 से 8 इंच में ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले उस तरह की भूमि हमको तैयार करनी है। अब भूमि कैसी तैयार करनी है? तो कभी जंगल में चले जाना बारिश के मौसम में, और बड़े घने जंगल की भूमि देख लेना, उसकी मिट्टी देखना, बुरबुरी होगी, सौंगी सौंगी उसमें से सुगंध आती रहती है, और बिल्कुल आप उठाओ तो वजन में बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। बस जंगल की उस मिट्टी की तरह अगर आपकी मिट्टी तैयार हो गई मित्रों, तो समझ लो कि आपकी कृषि का कार्य शुरू हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? थोड़ा जो कृषि कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा विषय बोरिंग लगेगा, पर जो नए लोग हैं उनसे मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों। नए काफी लोग जुड़े हैं, तो उनको वहीं से थोड़ा शुरुआत करना पड़ेगा। तो कृषि के लिए सबसे पहला है, उसमें कार्बन रेशिया बढ़ाओ। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज आ गई? कार्बन क्या है? तो भूमि में ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन का एक बड़ा महत्व है। और जब तक भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं जुड़ेगा, आप लाख प्रयत्न कर लो, आपको जहीं पर मंजिल प्राप्त करनी है वो नहीं प्राप्त होती। और ऑर्गेनिक मैटर हर भूमि में अलग अलग रहती है। चिकनी मिट्टी में वो सबसे ज्यादा रहती है, और हमारे सैंडी सॉइल में कम रहती है।
तो कार्बन क्या है? कार्बन जो है हमारा 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 शरीर भी कार्बन से बना है। पूरा ब्रह्मांड कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से बना है। इसमें ज्यादा कार्बनिक तत्वों से बने हुए चीज होती है। तो कार्बन से, हमारे पौधे भी कार्बन से बने हुए हैं। तो कार्बन हर चीज में एक महत्व का रोल अदा करता है। अब वो भूमि में रहा कार्बन क्या करता है? भूमि में रहा कार्बन का एक विशेष कार्य होता है। दो चीज होती है, एक तो कार्बन की सड़न से जो अवशेष प्राप्त होते हैं उससे सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, सूक्ष्म जीव। और कार्बन को 3 हिस्सों में हमने बांटा है वैज्ञानिकों ने, एक स्थिर कार्बन, एक अस्थिर कार्बन और एक बगेड़ू कार्बन। स्थिर कार्बन ऐसा होता है जैसे शादीशुदा कोई आदमी, वो कहीं पर नहीं जाएगा, घर लेके बैठा रहेगा। अस्थिर कार्बन का मतलब है जिसकी गर्लफ्रेंड हो या तो उसकी व्यभिचार नक्की हो चुका है, वो जुड़ चुका है। और बगेड़ू कार्बन का मतलब वो कहीं पर घूमता फिरता है, कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड हो जाएगी, आधे महीने 2 महीने में दूसरी तीसरी घूमता फिरता रहता है, मतलब वो स्थिर नहीं। तो अस्थिर, स्थिर और बगेड़ू कार्बन। बगेड़ू कार्बन थोड़ा ही गर्म मिलती है, थोड़ा ही नमी कम हो जाती है, गर्मी होती है, या तो खुला जमीन को खुली कर दिया तो वो उड़ जाता है हवा में, जहीं से आया वहीं पर जाएगा। भूमि में से निकला हुआ कार्बन हवा में चला जाता है, क्योंकि वो उसको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, स्थिर करने वाला नहीं है। वो अस्थिर कार्बन में भी जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल वीक होते हैं, तो वहीं से भी वो टूट कर चले जाते हैं। सबसे अच्छा है स्थिर कार्बन। जितना स्थिर कार्बन होगा भूमि उतनी अच्छी रहेगी और उससे जीवाणु बनेंगे। जीवाणु क्या चीज है? सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हैं। भाई भूमि में सूक्ष्म जीव बहुत ही जरूरी है, नितांत जरूरी है, उसका अपना एक रोल है। अब सूक्ष्म जीवों का रोल मैं थोड़ा सा और सरल भाषा में आपको बताता हूं कि गांव में एक आदमी है, शादीशुदा है, बहुत पैसे वाला आदमी है, बच्चे के साथ जीना जी रहा है, उसका पूरा घर धन धान्य से भरा हुआ है, उसमें आटा चावल सब्जी हर चीज है, पैसे है, दे धनाधन, कोई चीज की कमी नहीं है, पूरे का पूरा भरा हुआ। होता क्या है कि उसकी बीवी के साथ उसका झगड़ा हो गया, मान लो झगड़ा हो गया, और वो मैके चली जाती है। औरत की प्रकृति मैके चले जाने की है। तो जैसे वो मैके चली जाती है तो उस घर में क्या होता है, पूरी चीजें पड़ी हुई, आटा है, दाल है, चावल है, सब्जी है, तेल है, सब चीजें, चीनी है, पर वो जो आदमी है घर वाला उसको पकाना नहीं आता है, पकाना नहीं आता। ये चीज हुई। दूसरी एक चीज है कि इस गांव में एक दूसरा घर है, बिल्कुल गरीब घर है, उसके घर में कुछ भी नहीं है, आज कल आया आज खाया, नहीं है तो कल का उपवास रहेगा। उस घर में एक गृहिणी है, जो गृहिणी को मैं अच्छी औरत, जो एक व्याख्या दे रहा हूं, आजकल ऐसी अच्छी औरत मिलनी मुश्किल है, पर हम जैसे आदर्श राम है ऐसे आदर्श गृहिणी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो वो गृहिणी क्या करेगी, आसपास से कहीं से कुछ लेकर आएगी, पास वालों के पास जाएगी, बोलेगी मैं थोड़ी मजदूरी करती हूँ, मुझे ये दे दीजिए, या तो मजदूरी नहीं करती कहीं से उछी ना ले आए, मांग के ले आएगी, आटा चावल लाएगी, दाल चावल लाएगी, और रोटी बोटी कुछ भी पका कर कैसे वैसे करके घर का पालन पोषण करेगी। अगर वहीं से नहीं मिल रहा तो अपने मायके में, वो पहले तो खत लिखती थी, अब तो फोन कर देगी कि माई तेरे जमाई बाबू के वहाँ कुछ नहीं है, कुछ भेज दे, वहीं से कुछ भेज दे ताकि हमारा चला जाए। और वो कुछ भी, वो आदमी भी कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है, कमाता नहीं, उसको भी रसोई करना नहीं आता, पर उसकी घरवाली इतनी अच्छी है कि वो चीजों को कहीं से जोड़कर घर निकाल देती है। और अक्सर हमने देखा भी होगा ऐसा, 1-2 उदाहरण तौर पर हर गांव में हमें मिल जाएंगे। अब होता क्या है, वो घर भरा हुआ है, बड़ा भंडार से भरा है, पहला वाला सब कुछ है, पर वो रसोई करने वाली औरत नहीं है। तो वो लोग घर वाले क्या करेंगे, या तो भूखे मरेंगे, भूखे नहीं मरेंगे तो क्या करेंगे, होटल, सब कुछ होते हुए होटल से टिफिन मंगवाना पड़ेगा, और टिफिन से वो लोग खाते रहेंगे। और टिफिन का खाना कैसा है आपने अभी देख लिया, जैसे होटलें बंद हुई, दवा खाने बंद हो गए, सेहत अच्छी हो गई। होटल का खाना कैसा भी अच्छा और स्वादिष्ट हो, सेहतमंद नहीं होता और नहीं होता। तो वो उनको क्या चीज है, बस अब सेम स्थिति, वो जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, वो रसोई करने वाली औरत वाली बात है, वो औरत का स्थान है। मान लीजिए घर में जिस स्थान औरत का है वही स्थान कृषि में बैक्टीरिया का है।
ये सूक्ष्म जीवों का, केंचुआ है, सभी सूक्ष्म जीवों का रोल यही है। इस उदाहरण को दिमाग में रख लोगे तो कभी भी आपको जैविक कृषि में कोई भ्रांतियां नहीं रहेंगी। अब क्या होगा कि आपके खेत में कुछ भी है, सब कुछ आपने यूरिया डाला, ये डाला, वो डाला, पर वो रसोई करने वाले, वो रसोई बनाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं है, तो आपके पौधों को कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके पौधों के भूमि में सब कुछ है, अन्नपूर्णा माना है उसको, अखूट भंडार है। अब देख लीजिए भारत की भूमि में फुटों फुटों तक अखूट भंडार पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं भूमि में नहीं है, नहीं है तो आपने जंगल में देखा वो पेड़ कहां से उठाकर लाते हैं? अरे अपने खेतों के पेड़, मेड़ों पे लगे पेड़ कई किलोमीटर दूर उसकी जड़ें डालकर वहीं से ले आते हैं। मतलब भूमि में सब जगह सब चीजें पड़ी हुई। तो ये बैक्टीरिया जो है, ये जो बैक्टीरिया है वो रसोई करने वाले के स्थान है। अगर आपके खेत में आपने कुछ भी नहीं डाला, समझ लो न खाद डाली, न कुछ डाला, सिर्फ पानी है, नमी है, पर्याप्त चीजें, रसोई करने के बर्तन है, तो वो बैक्टीरिया ऐसे ऐसे होते हैं, वो हवा में से नाइट्रोजन लेते हैं, भूमि का अंदर का जो पोटास है उसको उठा लाते हैं, भूमि का फास्फोरस को उठा लाते हैं, क्योंकि उसको जिंदा रहना है। सभी को सर्वाइवल फिटनेस रहना है दोस्तों, सभी को जिंदा रहना है, और वो जिंदा रहने के लिए कोई भी जुगाड़ कर लेंगे। हमने क्या कर दिया है दोस्तों, पता है आपको? हमारे पौधों, हमारी कृषि की हमें हालत कैसी कर दी है दोस्तों। मैं एक बात बताऊं, मेरे खेत में, आपके खेत में एक खेत के काम करने वाला आदमी है, आप देख लेना। खेत में, आपके खेतों में कोई काम कर रहा है जिसको हम भागिया बोलते हैं, हली बोलते हैं, हलिया बोलते हैं। तो ये खेत में काम करने वाले जो आदमी होते हैं उनके बच्चे होते हैं। आप कभी खेत में हर रोज तो जाते होंगे, कृषि से जुड़े हैं तो मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं। वो अभी इस गर्मियों में नंगे पांव, नंगे बदन आपके खेत में उसके बच्चे घूमते रहते होंगे। उसके बच्चे नंगे पांव, नंगे बदन उस भूमि में घूमते रहते हैं। अगर आपके बच्चों को आप एसी ऑफिस से उठाकर ले जाओ, मेरे बच्चों को मैं एसी ऑफिस से उठाकर ले जाऊं, गाड़ी भी एसी होगी, पर वो 1 घंटे भी, एक थोड़ा समय भी मेरे खेतों में खुले में बिता देंगे तो क्या होगा? उनको सनस्ट्रोक लग जाती, बीमार हो जाते। भैया सूर्य तो वही का वही है, धूप भी वही की वही है, न उस बच्चे पे कम पड़ी है, न हमारे बच्चों पर ज्यादा पड़ती है। न उस बच्चे का शरीर लोहे का बना हुआ है, न हमारा मांस मिट्टी से बना हुआ है। सबका शरीर एक है, सबकी प्रकृति एक है, सबका आहार है। पर एक बात उसमें ये है, ये बच्चा ने ठान लिया है कि उसी के साथ मुझे जीना है, मुझे इसी प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा, मेरे पास संसाधन की कमी है, और उसने अपने आप को उसी क्षेत्र में, उसी वातावरण के अनुरूप ढाल लिया है। और हमारे बच्चों ने, हमने क्या किया? उनको स्कूल जाने के लिए तैयार कर दिया, उनके कपड़े दिए, उनको ये दिए, उनको गर्मी में नहीं जाने दिए, उनको हर तरफ से एक रक्षणात्मक बाड़ कर दी। समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज है। हमने अपने बच्चों को विकास करने का मौका ही नहीं दिया, खुद का, अपनी ताकत को विकास करने की। ठीक वही औषधियों में भी हमने किया हमारे शरीर के साथ, मैं बाद में वो बात भी बताता हूं। तो हुआ क्या? वो बच्चा बिल्कुल निहायत बिना लड़ाई का तैयार रहा है, उसको कोई किसी के सामने फाइट करने का मौका ही नहीं मिला, उसका शरीर को नहीं मिला, उनका मन को नहीं मिला। और वो खेत में जो बच्चा है वो हर तरह से फाइट करके तैयार हुआ। बस खेती में हमने यही गलतियां कर दी। जंगल के पौधे को फाइट करना है, उसको पता है कि मुझे कोई पानी नहीं देगा, मुझे कोई खाद नहीं देगा, मुझे अपने आप पर खड़े होना है। जैसे हमारे अल्पेश भैया खड़े हुए, जिसको अपने आप पे खड़ा होना है वो भारी और प्रचंड मेहनत करता है। हमने पाकों को क्या कर दिया? अपने बच्चों की तरह कर दिया, उसको पानी दे दिया, ऐसे थोड़ा पाक कर्मा गया तो हमने तुरंत पानी दे दिया, भोजन दे दिया, तो वो मान लिया कि आप बैठे रहो, सब यहाँ से मिलने वाला है। कृषि की वाट हमने वहीं पर लगा दी। इसी तरह शरीर की भी हमने वाट यहीं लगा दी। थोड़ा सा बुखार आया, यूं पैरासिटामोल ले ली, कुछ हुआ, थोड़ा दुखावा हुआ, यूं पेन किलर ले ली। पूरे शरीर को कभी दुख का एहसास नहीं होने दिया, ज्वर का एहसास नहीं होने दिया। और अभी 102, 101 बुखार आ जाए तो शरीर रबड़ा उठता है कि ये क्या हुआ। अगर उसने बार बार उस चीजों का फेस किया होता तो ये नहीं होता। हमारे पुरखों की रोग प्रतिकारक शक्ति क्यों अच्छी थी आपको पता है? क्योंकि वो ताव आते थे तो ये कुछ काढ़ा बाड़ा पी के कपड़े ओढ़ के सो जाते थे, 2-4 दिन उसका शरीर उनके सामने लड़ता रहता था। तो शरीर को पता था कि भाई मुझे उसके सामने लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो नए नए हथियार बना लेता था, तो वो लोग छोटी मोटी बीमारियों से लड़ लेते थे। आज तो इतना भी थोड़ा हुआ, माँ अपने बच्चे को उठाकर चलती है दवाखाने में। अरे ऐसी बात छोड़ो, बच्चे पैदा होते सीधे दवाखाने में चले जाते। जन्म भी दवाखाने में दवाई खाने से शुरू होता है, और मृत्यु के वक्त भी आखिरी दवाई डॉक्टर मुंह में डालता है या तो बोतल चढ़ाता है।
मतलब दवा से शुरू होके दवा तक अंत आता है। तो हमने शरीर के साथ भी वही किया है जो हमने कृषि में किया मित्र। पूरा भूमि, पाक, शरीर सबको हमने ओरिएंटेड कर दिया किसी के आधारित जीने के लिए। और पूरा आधारित कृषि की वजह से क्या हुआ, सुबह हुए हमको ये लगा कि भाई पानी देना पड़ेगा, शाम को ये हुआ ये खाद देना पड़ेगा। कहीं से हमने जैसे कोरोना के बारे में सुन सुन के हम एक्सपर्ट हो गए। अब सर्दी खांसी भी हो जाएगी तो हम डर गए कि कोरोना हो गया। बस खेती में यही हुआ है। किसी ने कहा कि भाई पाक को अच्छा होने के लिए यूरिया डालना पड़ेगा। हमको पता नहीं है कि भाई यूरिया चाहिए, पाक को भी पता नहीं है यूरिया चाहिए। उसने कभी आपके पास हाथ जोड़ के कहा कि भैया मुझे यूरिया थोड़ा दे दो? किसी आलू के पौधे ने आपको कहा? नहीं कहा। हमारे मन में आया और हमने दे दिया। हमारे मन में आया हमने पानी दे दिया। क्या कितनी जरूरत है कभी देखा ही नहीं। कभी भूमि का हमने पूरा परीक्षण नहीं करवाया, कभी पाकों का परीक्षण नहीं करवाया। तो इसी तरह से भूमि के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव वही हमारे सच्चे मित्र हैं। और ये सूक्ष्म जीव जो है वही कृषि की जान है। अब जो कुछ भी उसमें डालते हैं, मानो कि आप फेरस डाल दिया, आपने जिंक डाल दिया, आपने कोई भी तत्व डाल दिया, वो पौधा अपने आप में नहीं लेता मित्र। पौधों को मुंह नहीं होते हमारे जैसे, न तो हाथ होते हैं, उसकी जड़ें होती है। और जड़ें भी वही चीज लेती है जो पानी में मिले। और कुछ चीजें ऐसी होती है भूमि में, बैक्टीरिया और जड़ों के साथ एक दोस्ती रहती है, जो गुजराती में हमारे वाटकी व्यवहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? वाटकी व्यवहार होता है। क्या होता है? वाटकी व्यवहार। बहुत समझने वाली बात है। जड़ों में शुगर होती है, स्टार्च होता है, पोषण होता है। और बैक्टीरिया के पास खेती के लिए जो पोषक तत्व है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास होता है। तो दोनों का वहीं पर आपसी एक मेल होता है। जड़ें कहती है हम तुमको शुगर देंगे, जिंदा रहने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए हम तुमको शुगर देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया खुद का खुराक नहीं बना सकते। और बैक्टीरिया कहते हैं हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास पोटास है, हमारे पास ये है, हम आपको देंगे। तो वहीं पर एक संयुक्त प्रयास, एक सहजीवन बनता है। पूरा सहजीवन, कृषि एक सहजीवन है। तो बैक्टीरिया से जो चीजें हैं वो पौधों को मिलती है और पौधों की चीज बैक्टीरिया से मिलती है, दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। तो जितने भूमि में बैक्टीरिया ज्यादा उतनी कृषि अच्छी। अब हम उसमें अंधाधुंध पेस्टिसाइड डालते हैं, हर्बिसाइड डालते हैं और उसको मार देते हैं। बैक्टीरिया की जितनी लाखों करोड़ों की संख्या होनी चाहिए वो घटती घटती कम होती जा रही है। और जैसे जैसे संख्या कम होती जाती रही, कितनी भी यूरिया डीएपी डालते हुए भी हमारा उत्पादन धीरे 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 नीचे आ रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि कितना भी यूरिया डालो वो लोएस्ट पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि हमको भूमि की उर्वरकता खत्म करती है। तो वो सूक्ष्म जीव जो है वो, उसका शरीर वो कार्बन से बनता है। तो भूमिगत कार्बन जितना ज्यादा होगा उतना उनके शरीर ज्यादा बनेगा। तो कार्बन का रेशिया वहीं पर संभाल रखना बहुत जरूरी है, एक। और दूसरा जो है, कार्बन का जो बॉन्डिंग होता है वो किसके साथ होता है? आदमी का औरत के साथ होता है। आदमी किसी गाय के साथ नहीं, आदमी किसी हाथी के साथ नहीं जुड़ता, आदमी किसी घोड़े के साथ नहीं जुड़ता। ऐसे कार्बन का भूमि में जो रेशिया होता है नाइट्रोजन के साथ होता है। किसी के साथ होता है? नाइट्रोजन के साथ, जिसको हम CN रेशिया बोलते हैं, कार्बन नत्रल रेशिया। तो वहां पर कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे से दूसरों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन दोनों ही ऐसे होते हैं मित्रों, दोनों ही उड़नशील है, दोनों भाग जाते हैं। चल हम दुनिया में डूब जाए, ऐसी तरह वो उड़ने वाले, उड़ जाए। तो नाइट्रोजन और कार्बन का दोनों का जब संयुक्त मिश्रण वहीं पर होता है तो एक दूसरे से बॉन्डिंग होते हैं। नाइट्रोजन कार्बन को उड़ने नहीं देता और कार्बन नाइट्रोजन को उड़ने नहीं देता। न तो कार्बन उसको नीचे लीचिंग होने देता है, न नाइट्रोजन को उड़ने देता है। तो ये कार्बन जितना भूमि में ज्यादा होगा, नाइट्रोजन उतना ज्यादा रहेगा। कल हम CN रेशिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट है। तो भूमि को सबसे मजबूत बनाने के लिए कार्बन चाहिए। क्या चाहिए? कार्बन मित्रों। अब कार्बन आता कहां से? कार्बन आएगा कहां से भूमि में? तो काफी लोग कहते हैं कि जंगल में कुछ डालना नहीं पड़ता और जंगल से लोग अंधाधुंध पैदा करते हैं, तो खेतों में भी कुछ नहीं डालो। ये गलत चीज है। वेदों ने भी कहा है कि आपको कुछ डालना पड़ेगा। कुछ का मतलब बाद में हम चर्चा करते हैं। कुछ नहीं डालने वाले, अभी तक कोई दुनिया में ऐसा कोई मशीन नहीं हुआ जिसमें कुछ पेट्रोल भी नहीं डालो, कुछ लाइट भी नहीं डालो और अपने आप में काम करता रहे। ऐसे कि स्वयं संचालित कोई यंत्र ही नहीं हुआ।
तो क्या डालना पड़ेगा? तो सबसे पहला भूमि को समृद्ध करने के लिए जो है गोबर खाद। क्या है? गोबर खाद। गोबर खाद का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों, कुछ भी मत डालो, कुछ भी मत बातों पे जाओ, ये डालो वो डालो, सब चीजों को छोड़कर भूमि के लिए गोबर खाद श्रेष्ठ खाद रही है। और दूसरा है हरा चारा, हरा पड़वास, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर। कार्बन के लिए ये दो चीज है। और तीसरी है फसल अवशेष। फसल के अवशेष, तीन चीज हमारे पास है, तीन प्रधान चीज है। दूसरा कुछ नहीं करना है। सबसे पहला गोबर खाद, दूसरा है हरा चारा, ग्रीन मैन्योर, और तीसरी है फसल अवशेष। ये तीनों चीजों से हम भूमि का कार्बन बढ़ाते हैं। और हमारे साथ जो ऑर्गेनिक से जुड़े हैं काफी मित्र पूरे भारतवर्ष से, ऋषि कृषि ग्रुप से, सबका कार्बन बढ़ा हुआ है। पहले पॉइंट हमारे गुजरात में 0.3, 0.4, 0.5 जैसा कार्बन आता था, वो आज बढ़ तक 1.5 तक किसी का पहुंचा है, किसी का 1.2 तक पहुंचा है, किसी का 0.8 तक पहुंच चुका है। मतलब जैसे जैसे आप जैविक में जुड़ते जाएंगे आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जाता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन का महत्व बहुत समझने वाली चीज है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, पूरी जैविक खेती का प्राण, सेंट्रल जो चीज है वो जैविक कार्बन है। वो उस पर कोई भार नहीं देता, सब चालू कर देते, जीवामृत डालो, ये डालो, वो डालो और शुरू हो जाओ। भाई ऐसा नहीं होगा। कृषि को अगर आगे ले जाना है तो अपना पुरखे जिस तरह से खेती करते थे उस तरह से नहीं चलेंगे। कृषि को साइंटिफिकल अप्रोच देना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना है तो, घर संसार चलाना है तो कोई बात नहीं, जो पैदा हुआ उससे हम चला लेंगे। पर अगर पैसा कमाना है और गाड़ी में फिरना है या हेलीकॉप्टर लेना है, मेरे शब्दों में कहूँ तो कृषि को वैज्ञानिक तौर से करना पड़ेगा। तो कार्बन बढ़ाने के लिए सबसे पहला होता है हम हरी खाद से शुरू करते हैं, फिर गोबर खाद पे आएंगे, फिर फसल अवशेष पे आएंगे। तो हरी खाद में क्या करना चाहिए? तो उसके लिए काफी चीजें हैं, पर सबसे अच्छा आता है शण, हेम्प, शण, और दूसरा है ढैंचा। ये दोनों चीज हरी खाद के लिए उपयुक्त है। हालांकि काफी चीजें आती है जो इसका बाद में चर्चा करेंगे, पर प्रधान हमारे वहां ऐसा माना गया है। भाई हेम्प ही क्यों या ढैंचा ही क्यों? तो वैज्ञानिकों ने एक संशोधन किया कि स्क्वायर फीट में अगर शण को बोवो, और चौक्कस स्क्वायर फीट में, और उसका बायोमास, उसका अगर वजन कर दिया जाए पुख्त वय होने के बाद, तो सबसे ज्यादा बायोमास हमको शण यानी कि हेम्प में से मिलता है। जितना बायोमास ज्यादा उतना कार्बन ज्यादा दूसरों से। दूसरी एक चीज है कि शण और ढैंचा जो है वो लैग्यूवंशी कुल से जुड़े हुए, मतलब द्विदलीय कुल से जुड़े हुए, और वो वही उसके जड़ में वही बैक्टीरिया रहते हैं, वो आदर्श घर वाली जैसे, वो हवा में से नाइट्रोजन को लेते हैं और जमीन में फिक्स करते हैं। ये एक ही बैक्टीरिया है, एक ही कुल के बैक्टीरिया है जो हवा में से लेते हैं नाइट्रोजन को, बाकी नाइट्रोजन कोई फिक्स नहीं कर सकता। भूमि में यही बैक्टीरिया और कुछ अमुक परोपजीवी और परजीवी है, जैसे हम नील और बाद में बात करेंगे शिवाल बिवाल की, पर वो कुछ ही चीजें हैं जो हवा में से सीधा नाइट्रोजन लेके भूमि में फिक्स करती है, जिसको नाइट्रोजन फिक्सिंग की भूमिका हम कह सकते हैं। ऐसे एक ग्रुप है, तो उसके जड़ों में ये रहते हैं। तो ये चीज एक होती है, इससे बायोमास ज्यादा मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, और भूमि बिल्कुल बुरबुरी होती है। अब चयन कैसे करें समझ लेना। तो जिसकी सैंडी सॉइल है, जिनकी चिकनी मिट्टी है, मतलब जो नॉर्मल सॉइल है, उसके लिए शण यानी कि हेम्प बहुत जरूरी है, सबसे अच्छा है। पर जिनकी मिट्टी में क्षार ज्यादा, क्षारीय भूमि है मित्र, समझ लो क्षारीय भूमि है, जिन मिट्टी में क्षार का परसेंटेज ज्यादा है, उनके लिए ढैंचा बहुत जरूरी है। और ढैंचा में बायोमास कम मिलता है, जितना आपको शण में मिलेगा उतना बायोमास ढैंचे में नहीं मिलेगा। ये आप मोटे तौर पर एक स्क्वायर फीट में ढैंचा बो, एक स्क्वायर फीट में आप अथवा एक स्क्वायर मीटर में आप शण बो दीजिए, और दोनों का काट के बाद उसका बायोमास का वजन करोगे तो हाथ कंगन को हारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो वो बायोमास के लिए वो दो जरूरी चीज है। अब शण में एक चीज बहुत बड़ी ध्यान रखने वाली चीज है, जो जिस गलतियों से हम गुजरे हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने जब आज से 12 साल पहले शुरू किया था तब न तो कोई जैविक गुरु थे फील्ड में, ना कोई इतनी माहिती थी।
इधर उधर से जो चीजें मिली हम करते रहे और प्रयोग करते रहे, अपने आप को आगे बढ़ाते रहे और ज्ञान लेते रहे। आज तो हम जैसे काफी जैविक गुरु मार्केट में आ गए हैं और काफी लोग आपको उस बारे में पढ़ाएंगे भी सही। तो ये कार्बन मैटर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है शन। पर शन में एक चीज सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अगर मानसून के सीजन में आप शन बोवो तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें डोरी बन जाने की, सुतली बन जाने से पहले उसको काट देनी पड़ेगी। ऐसे फूल अवस्था में उसको काट के मिला देना पड़ेगा। अगर सुतली बन गई तो फिर उसको काटना बहुत ही मुश्किल है और वो सड़ती ही नहीं लंबे अरसे तक। हाँ, आपको मल्चिंग करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर मल्चिंग नहीं करना और भूमि में मिलाना है तो उसको फूल आने के वक्त ही उसको काट के भूमि में मिला देना। अब होता क्या है, बारिश की मौसम होती है और आपने शन बोया है और जैसे काटने का दिन आएगा और बारिश की सीजन भी शुरू हो जाती है तो कभी कभी 10 दिन 8 दिन 15 दिन बारिश रहती है तो हम उसको काट नहीं सकते। तो उस वक्त बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है, उनमें रेसा हो जाते हैं और रेसा हो जाने के बाद वो कटती नहीं, कल्टीवेटर टूट जाते हैं। हेरो डिस्क में काफ़ी माथापच्ची से हमने की है, काफ़ी किसानों ने भी की होगी। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा अगर एक दूसरा है गुआर, उस पर भी हमने काफ़ी अच्छा संशोधन किया है। गुआर आप ग्रीन मैन्योर के तौर पे यूज कर सकते हो, बिल्कुल गहरा बो देना है। गुआर में भी वही की वही रिजल्ट आपको मिलते हैं। हालांकि कुछ क्रॉप में जैसे आलू है, जैसे भूमि के जितने क्रॉप है उसमें गुआर से जितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उससे शन और ढैंचा से नहीं मिलते। इसके सिवाय कई लोग 7 धान्यों का भी ग्रीन मैन्योर करते हैं। 33% धान्य लेते हैं, 33% दलहन लेते हैं और 33% तिलहन लेते हैं। इनका भी वो लोग ग्रीन मैन्योर के रूप में यूज करते हैं। पर एक बात उसमें ध्यान रखने की है, अगर आपको दूसरी फसल धान्य के रूप में लेनी है, समझ लेना है बात, बहुत बड़ी बात है। मानो कि आपको मकई की सीजन लेनी है तो आप हरे चारे में, हरे खाद में मकई मतलब धान्य चीज न डालें। धान्य के बाद अगर धान्य आएगा तो उसका उत्पादन कम होता है, ये बात बहुत समझ लेनी चाहिए। अगर आपको तिलहन बोनी है मानसून के बाद तो आप हरे चारे में, हरे खाद में, ग्रीन मैन्योर में तिलहन कभी नहीं डालें। बाकी ये सब कर सकते हो। जैसे कि आपको आलू बोना है तो ये सब तो धान्य वाला बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। गुजरात में हमारे वो एक लसका बाजरी करके होती है, रचका बाजरी, हमारे यहाँ बहुत बोए जाते हैं। वो भी हम लोग इस हरे खाद के रिज में यूज करते हैं। 2-3 बार काट के बेच देते हैं और फिर आखिर में वो जब बड़ी हो जाती है तो उसको काट के भूमि में मिला देते हैं और वो भूमि को इतनी भुरभुरी कर देती है कि बात मत पूछो। आलू के लिए सबसे अच्छा काम, आलू के क्रॉप के लिए हमने सबसे अच्छा ग्रीन मैन्योर में वो रचका बाजरी का निकाला है। तो ये ग्रीन मैन्योर में अलग अलग तरह से हम ग्रीन मैन्योर कर सकते हैं। और ग्रीन मैन्योर करने के बाद तुरंत उसको पानी देना चाहिए, नमी वाली भूमि में उसको गाड़ देना चाहिए। बारिश है तो अच्छा है, नहीं है तो ऊपर पानी दे दो। पानी देने के साथ आप डिकम्पोज बैक्टीरिया दे सकते हो, ये WD आता है, वेस्ट डिकम्पोजर आते हैं, ये दे सकते हो। गोपाल भैया का दे सकते हो, जीवामृत भी दे सकते हो। कोई और कंपनी का डिकम्पोजर बैक्टीरिया जैसे एक्सेल के आते हैं, काइजन के आते हैं काफ़ी, और ये पूसा वालों का भी आते हैं। डिकम्पोज प्रक्रिया जितनी झड़पी होगी अगली फसल को उतना फायदा मिलेगा। अगर आपको डिकम्पोज नहीं कर पाए और वैसे उसमें पानी नहीं दिया, पूरा नमी नहीं होगी तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। और डिकम्पोज में क्या होता है दोस्तों, बहुत समझने वाली चीज़ है। CN रेशिया वहीं पर भी आता है। हर चीज को डिकम्पोज होने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने पूरा डिकम्पोज नहीं किया और उसमें कुछ चीज बो दी तो वो दबी हुई चीजें जो है वो नाइट्रोजन सोख लेती है सड़ने के लिए, तो पौधे को उतना नाइट्रोजन कम मिलता है। और वैसे 65 डेज के बाद अगर डिकम्पोज होगा, 45 दिन के बाद कंपोज होना शुरू हो जाएगा। तो आपने जब दूसरी फसल बोई है वो 45-50 दिन में तो पकने लायक तैयार हो जाती। तो हर एक ग्रीन मैन्योर का लाभ उसको नहीं मिलता। तो ग्रीन मैन्योर होने के बाद कम से कम 20-25 दिन जाने देने पड़ेगा और उसमें जितना हो सके उतना कंपोज हो जाना पड़ेगा। जितना डिकम्पोज होगा उतना जल्दी आपको लाभ मिलेगा। तो पानी के साथ बैक्टीरिया देते रहिए, जीवामृत देते रहिए और उसको पूरी तरह से डिकम्पोज कर दीजिए। डिकम्पोज होने के बाद ही अगली फसल दे दीजिए। जैसे हमारे वहाँ CN रेशिया की बात में मैं आपको समझाऊंगा कि डिकम्पोज में कैसी बड़ी दिक्कतें आती है और क्या क्या प्रॉब्लम होता है अगर डिकम्पोज नहीं होता। अब रहता है गोबर खाद की बात आती है। गोबर खाद में दोस्तों ऐसा होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे गोबर खाद डाली जाए।
ज़्यादातर हमारे गुजरात में इस गर्मियों की सीजन में हम गोबर खाद के थोड़े छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं। फिर जैसे हमको मूड आ गया उसको ऐसे ऐसे वो बखर लेके ऐसे ऐसे उसको बखर देते हैं। फिर 2-4 दिनों के बाद जब भी हमारा मूड आए ट्रैक्टर से उसको मिला देते हैं और पूरा ग्रीष्म की ताप में वो तपतीश में पड़े रहते हैं। और फिर मानसून में हम बुवाई करते हैं, बोलते हैं हमने 10 ट्रॉली डाला, 20 ट्रॉली डाला। अब मैं यहाँ पर एक तौर पे आगे बात बताता हूँ। ये जो कार्बन और नाइट्रोजन है दोनों उड्डयनशील है और 28 डिग्री से वो उड़ जाते हैं, हवा में वेपोराइज हो जाते हैं। अब आप गर्मियों की इतनी सीजन में आप उसको छोटे छोटे टकोरे करोगे, फिर उसको बिखोरोगे, उस पर धूप पड़ेगी, फिर वो मिट्टी में मिलेगा। मिट्टी में मिलने के बाद भी धूप रहती, तफ्तीश रहती ऊपर की, और जो गोबर रह गया वो सब उड़ के चला जाता है। उसमें नाइट्रोजन कार्बन कुछ नहीं रहता। कुछ गंधक सल्फर भी उड़ जाता है, कुछ फास्फोरस भी उड़ जाता है, और नाइट्रोजन कार्बन तो सब उड़ जाता है। तो फिर वो कचरे के सिवा कुछ भी नहीं रहता। एक तो ये गलती हमसे सबसे बड़ी होती है गोबर खाद डालने में, और दूसरी ये है कि हम कच्चे गोबर खाद को डालते हैं। कच्चा गोबर खाद में काफ़ी दिक्कतें होती है। उसको आपके गुरा जो है, आपका उकरड़ा बोलते हैं गुजराती में, गुरा बोलते हैं। तो गुरे को पूरी तरह से पहले सड़ा दो, डिकम्पोज बैक्टीरिया जीवामृत से पूरी तरह से, और उसके बाद आप उसको भूमि में मिलाओ। जब भी मिलाओ, शाम का समय हो या सुबह का समय हो, मिलाने के बाद तुरंत उसको मिट्टी में मिला दो जुताई करके, और ऊपर पानी दे दो। यह सबसे श्रेष्ठ तरीका है। या तो पहले पानी मिलाकर बिनी की हुई भूमि में खाद को डालो, ये गोबर खाद को, फिर उसको उसके ऊपर जुताई करके उसको पूरी तरह से भूमि में मिला दो, तो आपको ये खाद का आपको अच्छे से अच्छा परिणाम मिलेगा। तो हम यही करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, खर्च बहुत करते हैं। 4 ट्रॉली खाद डालते हैं, रिजल्ट मिलता है 1 ट्रॉली का। इससे अच्छा आप 1 ही ट्रॉली डालो, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से उसको पूरी तरह से सड़ाओ और फिर उसको भूमि में मिलाओ, और शाम के समय या तो सुबह के समय उसको मिला देना चाहिए। उस पर जितने कम धूप पड़े इतना अच्छा है। तो खाद ऐसी बनानी चाहिए। अब खाद तैयार हो गई, आप कैसे मानोगे? हमको तो लैब में किसी को जाना ही नहीं। हम ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे कि लैब में जाना नहीं, किसान को किसी को पूछना नहीं। तो आप उसको ले लो, एक कटोरी भर के, एक टोकरा भर के ले लो। आपको लगेगा कि वो बहुत भारी है, पर जब उठाओ तो वजन कम हो जाना चाहिए। मतलब वजन में बिल्कुल गिरावट आनी चाहिए। ऐसे चाय की जो भूकी होती है, छोटे छोटे दानों जैसे, वैसे हो जानी चाहिए, और बिल्कुल भुरभुरा होना चाहिए। दबाने से वो लड्डू की तरह दब जाए और छोड़ो तो बिखर जाए। तो ये तैयार हो गया आपका खाद। इसका रंग थोड़ा सांवला होना चाहिए, जितना सांवला काला रंग होगा उतना अच्छा। और अगर आपके पास अगर सुविधा है तो आप गोबर घोरे को 1 साल तक वहीं के वहीं छोड़ दीजिए। कम से कम 1 मानसून उस पे ऊपर पसार होने दो। 1 साल 2 साल पुराना जितना भी खाद सड़ा हुआ मिला, मैं मानता हूँ वो सबसे भूमि के लिए अच्छा है, क्योंकि वो तुरंत पौधे को काम में आएगा। वरना वो भूमि के अंदर जाकर सड़ेगा, और 30-35-40 दिनों के बाद अगर पौधे को मिलेगा तो वो कुछ नहीं फायदा होगा। वहां तक तो पौधे को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो गोबर खाद सबसे अच्छी खाद है। इसके बाद ये, और बाद में फसल अवशेष है। हम खेतों की जितनी भी चीज होती है हम उठाकर बाहर ले जाते हैं, बाहर फेंक देते हैं। खरपतवार है बाहर फेंक देते हैं, और फिर बाहर से ट्रैक्टर भर के अंदर डालते हैं। प्रक्रिया तो वही करते हैं, वहीं से बाहर ले जाते हैं, बाहर से अंदर ले आते हैं। पेट्रोल डीजल का व्यय करते हैं, समय का और पैसों का बर्बादी करते हैं। तो फसल का जितना भी अवशेष है वो भूमि का है, भूमि को अर्पण। तेरा तुझको अर्पण, ये हमारा ऋषि का सिद्धांत है, वो इसका है और इसी को दे देना चाहिए। किसान का सिर्फ अधिकार उसके फल पर है, उसके दाने पर है, उसके डंठल पर नहीं है। वो भूमि अपने लिए पैदा करती है, अपने बच्चों के लिए पैदा करती है, अपने खेतों के मवेशियों के लिए पैदा करती है, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे जितने भी फसल अवशेष है वो बेचे मत, भूमि को वापस कर दे। और तेरा तुझको अर्पण, फिर देखना मातृत्व हो जाएगी और आपको फसल से लहला देगी। तो ये कृषि का मूल मंत्र है, जिसको हमको समझना चाहिए कि हमें कहीं से शुरू करना है। तो ये 3 चीज है। गोबर खाद डालने की सावचेतियां हैं, हरा पाक कैसे, हरा चारा मतलब ग्रीन गोबर कैसे करना है, ग्रीन मैन्यूर, और फसल अवशेष। फसल अवशेष को CN रेशियो के साथ हम कल भी आगे थोड़ा लेंगे। कृषि के लिए इतनी पूर्व धारणाओं के साथ आज धरती माँ दिवस के दिन आप सभी का स्वागत है। काफी अच्छी संख्या में आज तो लोग जुड़े थे कृषि में,
अच्छे से अच्छे देने की कल भी कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ता जाएगा भूमि से आगे, और भी आपको नई नई चीज़ें जानकारी मिलेंगी। सभी का स्वागत है। जितने भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, तो कल उससे हम आगे बढ़ेंगे। आपका सुझाव हमें चाहिए, और कल का विषय भी आगे क्या रहेगा उसके बारे में सुझाव दीजिए। सबको जय धरती मैया, जय गौ माता, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। नमस्कार मित्रों, कल फिर इसी टाइम को इसी वक्त मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को ये शेयर कीजिए, कृषि की ये माहिती लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा कृषक इसमें जुड़े, ऐसा कीजिए। जय जवान, जय किसान।